नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग काव्य हेतु पढ़ेंगे। काव्य हेतु पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लिया जाए कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम यूजीसी नेट की परीक्षाओं में देखें, इनसे प्रश्न 1 से 2 प्रश्न, इस बार तो नेट की परीक्षा में यहाँ से 3 प्रश्न पूछ लिए गए। ठीक है। अगर हम बात करें टीजीटी 21 में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए। ठीक है। एक तो हमसे कथन पूछा गया था जो भट्टतौत का था, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। एक हमसे पूछा गया वाग्भट का कथन, प्रसन्न पद नव्यात युक्त उद्बोध विधायिनी स्फुरोरंती सत्वेद बुद्धि प्रतिभा सर्वोतमुखी। ठीक है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है। और हम लोग इतने आसान तरीके से, ठीक है, ट्रिक के माध्यम से इस तरह काव्य हेतु पढ़ लेंगे कि हमारी परीक्षा में अगर कोई भी इससे से संबंधित प्रश्न आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है, तो वो सही ही हो। अब देखिए, सबसे पहले ये जाना जाए कि हेतु का क्या मतलब होता है। तो देखिए, हेतु का मतलब होता है कारण। ठीक है। कारण मतलब काव्य रचना के लिए आवश्यक जो कारण होते हैं। ठीक है। कि मतलब काव्य रचना आपको करना है, काव्य का सृजन करना है, तो कौन कौन से कारण या किन किन तत्वों का होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लीजिए, प्रतिभा भी आपके अंदर होना चाहिए, व्युत्पत्ति भी होना चाहिए, अभ्यास भी होना चाहिए। और यही सारी चीज किसी विद्वान का मत है कि प्रतिभा होना चाहिए, कोई कहता है केवल प्रतिभा होना चाहिए, कोई कहता है मूल प्रतिभा होना चाहिए, कोई शक्ति निपुणता शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है। कोई लोक विद्या प्रकीर्ण शब्द का प्रयोग करता है। तो काव्य हेतु के लिए जो प्रस्तुताचार्य हैं, वो काव्य हेतु के संदर्भ में अलग अलग मत देते हैं। हम लोग ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से सब चीजों को देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहे हेतु का तात्पर्य क्या है? कारण से है। ठीक है। जैसे कहते हैं ना, पति पत्नी के बीच लड़ाई का कारण क्या है। ठीक है। तो वही कारण का मतलब कारण हेतु। ठीक है। अब देखिए, कह रहे हैं कि काव्य हेतु का अभिप्राय है काव्य की रचना के लिए आवश्यक कारणों से है। मतलब काव्य हेतु का अभिप्राय क्या है कि काव्य रचना के लिए जो आवश्यक कारण है वो कौन से हैं, अर्थात काव्य के सृजन के लिए किन तत्वों का होना जरूरी है। मतलब काव्य का सृजन अगर हमें करना है तो किन किन तत्वों का होना जरूरी है। ठीक है। काव्य हेतु को काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है। मतलब काव्य हेतु को क्या है, काव्य की उत्पत्ति के कारण के रूप में समझा जा सकता है। अब देखिए, बाबू गुलाब राय के अनुसार हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। बाबू गुलाब राय क्या कहते हैं? बाबू गुलाब राय कहते हैं कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। ठीक है। वो साधन, ठीक है, हेतु का मतलब यह है कि वो साधन जो कवि की काव्य रचना में सहायक हो, वही क्या है, काव्य हेतु है। अब देखिए, संस्कृत काव्यशास्त्र में मुख्यतः 3 काव्य हेतुओं को माना गया है, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। ठीक है। अब प्रिय विद्यार्थियों, यही हमारे जो काव्य हेतु टॉपिक है उसका महत्वपूर्ण तथ्य है जी, जो काव्य हेतु माना है प्रस्तुताचार्य ने। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक ट्रिक देखेंगे, भाहे जज। ठीक है। हमारा 4 विद्वानों का काव्य हेतु तुरंत एकमात्र ट्रिक से तैयार होगा। भाहे जज इक्वल टू क्या? प्रतिभा। ठीक है। भाहे जज इक्वल टू प्रतिभा। इसका क्या मतलब है? भाहे मतलब भा का मतलब है भामह से। ठीक है। हे का मतलब है हेमचंद से। ठीक है। ज का मतलब है जगन्नाथ और एक ज का मतलब है जयदेव से। ठीक है। तो विद्यार्थियों, जब हम देख रहे हैं कि भाहे जज इक्वल टू प्रतिभा, मतलब भामह प्रतिभा को मानते हैं काव्य हेतु, हेमचंद केवल प्रतिभा को मानते हैं। ठीक है। जगन्नाथ केवल प्रतिभा को मानते हैं और जयदेव क्या है, मूल प्रतिभा को मानते हैं। मतलब ये ट्रिक बनाने का और ये ट्रिक बताने का मात्र एक उद्देश्य है कि प्रतिभा से संबंध जो है 4 विद्वानों का है। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, इतना तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन प्रतिभा को मानता है, कौन केवल प्रतिभा शब्द का यूज किया है। ठीक है। कौन मूल प्रतिभा शब्द का यूज किया और व्युत्पत्ति अभ्यास को सहायक बनाया। ठीक है। तो अब देखिए, हम लोग शुरू से देखेंगे। बाहे भाहे जज इक्वल टू क्या है? भाहे जज इक्वल टू प्रतिभा। हमारा ट्रिक है भाहे जज इक्वल टू प्रतिभा। भा से देखिए, भामह प्रतिभा मानते हैं। ठीक है। 4 विद्वानों का हम तुरंत तैयार करेंगे। अब देखिए, हे से हेमचंद केवल प्रतिभा को काव्य हेतु मानते हैं। आपसे पूछे
ठीक है, केवल प्रतिभा। अच्छा, आपको अगर ये याद हो गया ना कि किसने प्रतिभा माना, किसने केवल प्रतिभा माना, किसने शक्ति निपुणता अभ्यास माना, तो आपका जो संस्कृत में श्लोक इन लोगों ने दिया है जिससे ये सारे तथ्य निकाले गए हैं, वो भी आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए आपसे पूछे शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद वेक्षणात् काव्य शिक्षाभ्यास इति हेत स्तुदुद्भवे, किसका कथन है? तो आप देखिए शक्ति निपुणता शब्द आ गया, इसका मतलब ये तो मम्मट का होगा। ठीक है, तो ये सब भी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे हे से क्या हो गया, हेमचंद हो गया। जय से जगन्नाथ, ये भी केवल प्रतिभा मानते हैं। मतलब चार विद्वान ऐसे हैं जो प्रतिभा को बहुत ढेर सारा महत्व दे रहे हैं। अब देखिए जयदेव मूल प्रतिभा को मानते हैं, व्युत्पत्ति अभ्यास को सहायक बताते हैं। ठीक है, अब देखिए चार विद्वानों का हम लोग का तैयार हो गया। अब हम लोग रुख करेंगे किसकी तरफ, पांचवें विद्वान दंडी की तरफ। ठीक है, दंडी कहते हैं प्रतिभा शास्त्र ज्ञान अभ्यास। ठीक है, हमें शास्त्र ज्ञान शब्द का यूज करना है। जैसे आपसे कभी पूछ सकता है ऐसे भी, किस विद्वान ने काव्य हेतु की चर्चा करते हुए व्युत्पत्ति के स्थान पर शास्त्र ज्ञान शब्द का प्रयोग किया? ठीक है, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो शास्त्र ज्ञान हमेशा डंडा से मिलता है। आप ऐसे याद करिए कि डंडा शास्त्र ज्ञान। ठीक है, शास्त्र का ज्ञान हमारे प्राचीन समय में देखिए, ठीक है, डंडा से मिलता था जब हम लोग छोटे थे। ऐसे सोचे रहिए, डंडा शास्त्र ज्ञान। अब देखिए पांचवें विद्वान हमारे तैयार हो गए डंडी। अब हम लोग रुक करेंगे मम्मट की तरफ। ठीक है, हम लोग रुक करेंगे मम्मट की तरफ, जिनका काव्य हेतु इतना महत्वपूर्ण है कि जितना आपका नाम भी अगर भूल जाइए लेकिन इनका काव्य हेतु मत भूलिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, शक्ति निपुणता और अभ्यास। ठीक है, ये शक्ति और निपुणता शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिए ऐसे पकड़े रहिए, शक्ति निपुणता अभ्यास। ठीक है, ये किसने काव्य हेतु माना? तो मम्मट ने माना। क्या? शक्ति निपुणता और अभ्यास। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछे कि शक्ति निपुणता और अभ्यास को काव्य हेतु किसने माना, तो आपको बताना होगा कि मम्मट ने माना। ठीक है, पांच एक छह विद्वान हम लोग के तैयार हो गए। अब देखिए इन्हीं से संबंधित एक व्यक्ति है जो शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास शब्द का यूज करते हैं। दो विद्वान ऐसे हैं, निपुणता का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि वो शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास शब्द का प्रयोग करते हैं, रुद्रट और कुंतक। ठीक है, रुद्रट और कुंतक। ठीक है, कुल 8 विद्वान आपके तैयार हो गए। रुद्रट और कुंतक जो है किस शब्द का व्यवहार करते हैं? शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास शब्द का व्यवहार करते हैं। ठीक है, शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास शब्द का व्यवहार करते हैं। अगर शक्ति निपुणता पूछता है, ठीक है, तो मम्मट, लेकिन शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास पूछा जाए तो आपको बताना होगा कि ये जो है ना रुद्रट और कुंतक दो व्यक्ति हैं। अब देखिए हम लोग अपने 9वें विद्वान अर्थात वामन जी की तरफ चलेंगे। वामन जी कहते हैं लोक विद्या प्रकीर्ण। देखिए इन्हीं का सबसे डिफरेंट है। जैसे आपसे पूछ ले लोक विद्या और प्रकीर्ण किसने काव्य हेतु माना, तो वामन जी माना। ठीक है, इनका एक महत्वपूर्ण कथन भी है, लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्यांगिनी। ठीक है, काव्यांगिनी। अब देखिए इन्होंने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग किया, यह भी परीक्षा में प्रश्न बनकर आ चुका है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक ट्रिक देखा कि बाह्य जज इक्वल टू प्रतिभा, अर्थात भामह ने प्रतिभा और हेमचंद ने केवल प्रतिभा, जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा और जयदेव ने मूल प्रतिभा और व्युत्पत्ति अभ्यास को सहायक। फिर हम लोगों ने देखा सर, इसके बाद हम लोगों ने डंडी को पढ़ा, शास्त्र ज्ञान उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, मतलब प्रतिभा शास्त्र ज्ञान अभ्यास। ठीक है, फिर हम लोग मम्मट की तरफ रुक किया, हम लोगों ने देखा अपने विद्यार्थियों की शक्ति निपुणता अभ्यास का प्रयोग किया, निपुणता और अभ्यास शब्द। ठीक है, शक्ति और निपुणता शब्द का हम लोगों ने देखा। एक दो व्यक्ति और ऐसे हैं जो शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं बस शक्ति में। ठीक है, शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं जो रुद्रट और कुंतक हैं, शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास। फिर हम लोग देखा 9वें ऐसे विद्वान वामन जी हैं जो क्या है लोक विद्या प्रकीर्ण शब्द का प्रयोग, मतलब काव्य हेतु के लिए लोक विद्या प्रकीर्ण का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इन लोगों से संबंधित श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए हमसे कह रहे हैं कि काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः है। ठीक है, आपको नहीं पता है, ठीक है, किसका है, आपको बस इतना प्रतिभावतः है। ठीक है, आपने देखा कि प्रतिभा को काव्य हेतु भामह ने माना है। ठीक है, केवल प्रतिभा नहीं है। जब हम लोग जगन्नाथ को पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों तो उनके श्लोक में आएगा केवलाम प्रतिभा तस्य च कारणम कविता गता केवलाम प्रतिभा, और इस बार नेट की परीक्षा में मिलान के लिए आया था। अब देखिए कह रहे काव्यम तु जायते जातु कस्यचित प्रतिभावतः, अर्थात किसी किसी प्रतिभाशाली में ही काव्य कभी कभी स्फुरित होता है। ठीक है, मतलब किसी किसी प्रतिभाशाली में जो काव्य है वो
कभी कभी स्फुरित होता है। ठीक है, अब देखिए दंडी क्या कह रहे हैं, दंडी कह रहे हैं नैसर्गिकी च प्रतिभा स्रंतु च बहु निर्मलम अमंदाशाभि यो वो अस्याह कारणम काव्य संपदा है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना होगा, अगर हमें नैसर्गिकी च प्रतिभा, ये कॉमन शब्द बस याद रखिए कि नैसर्गिकी च प्रतिभा दिखेगा तो हम दंडी खोजेंगे। ठीक है, विकल्प में हम तुरंत दंडी जी को खोजेंगे और विकल्प इस विकल्प को चुनकर अपनी जो है सफलता सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, नैसर्गी च प्रतिभा दंडी। ठीक है, मेरे साथ बोलिए नैसर्गी च प्रतिभा दंडी। अब देखिए आगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, वामन ने काव्य हेतु के लिए काव्यांग शब्द का प्रयोग करते हुए कहा लोको विद्या प्रकीर्णस्य काव्यांगनी। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्न कैसे बन सकते हैं। पहला तो ये प्रश्न बनेगा कि वामन ने काव्य हेतु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, तो काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। फिर विद्यार्थियों आपसे यह भी प्रश्न बन सकता है कि लोको विद्या प्रकीर्णन से काव्यांगिनी किसकी उक्ति है, तो वामन की उक्ति है। ठीक है, आपसे यह भी प्रश्न बन सकता है लोक विद्या और प्रकीर्ण को काव्य हेतु किसने माना, तो वामन जी ने माना। अब देखिए आगे बात समाप्त नहीं हुई, आगे वामन ने क्या बताया, प्रकीर्ण के 6 तत्वों को सम्मिलित किया है, जिसमें लक्षज्ञता माने काव्य परिचय, अभियोग माने काव्य रचना का अभ्यास, विद्य सेवा मतलब गुरु महत्व, अवेक्षण माने उचित शब्द प्रयोग, प्रतिमन माने प्रतिभा, अवधान माने चित्र की एकाग्रता का उल्लेख किया। अब देखिए फिर आते हैं रुद्रट। रुद्रट लिखते हैं त्रियतमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास है। ठीक है, आपको नहीं पता है कि रुद्रट का श्लोक है। हम लोगों ने चर्चा किया था कि शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास शब्द का, देखिए निपुणता शब्द नहीं है इसमें। ठीक है, आप सोचिए कि शक्ति आ गया तो लाइए मम्मट को लगा दे तुरंत विकल्प में देख के। ठीक है, तो वहीं आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, आपकी सोच गलत हो रही है, आप सावधान होइए, क्योंकि यहाँ लिखा है शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास है। हम लोगों ने देखा था प्रिय विद्यार्थियों की रुद्रट और कुंतक, ठीक है, दो ऐसे विद्वान हैं, ठीक है, कि जो काव्य हेतु शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास को मानते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो गए, अब कुंतक भी विकल्प में हो, तो उसके लिए भी ट्रिक है कि त्रियतमिदम। ठीक है, रुद्रट में भी देखिए द आ रहा है, रुद्रट में भी द आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों, और त्रियतमिदम में भी द आ रहा है, आप इससे ध्यान रख सकते हैं। कुंतक में तो कहीं द नहीं आ रहा है। देखिए याद करना होगा, किसी तरह याद करिए, आपके एक प्रश्न आपके जीवन को बदल सकते हैं। ठीक है, आप किसी तरह याद कर लीजिए बस। अब देखिए रुद्रट के अनुसार प्रतिभा से कभी शब्दार्थ सामर्थ्य प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे आपके अंदर प्रतिभा है, ठीक है, प्रतिभा से कभी क्या करेगा, शब्दार्थ सामर्थ्य, ठीक है, अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करेगा। ठीक है, और व्युत्पत्ति से काव्य को दोषमुक्त और अलंकार आदि काव्य तत्वों से उसे समृद्ध करता है। ठीक है, व्युत्पत्ति से क्या करता है, काव्य को दोषमुक्त कर देता है। ठीक है, अलंकार आदि काव्य तत्वों से क्या करता है, उसे समृद्ध बना देता है। ठीक है, अब देखिए जयदेव के अनुसार, ठीक है, जयदेव के अनुसार श्रुत मतलब व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही काव्य हेतु है। मतलब देखिए कहने का मतलब इनका क्या है कि मूल प्रतिभा है, ठीक है, लेकिन श्रुति मतलब व्युत्पत्ति और अभ्यास सहायक है, सहित जो प्रतिभा है वही काव्य हेतु। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, अब देखिए मिट्टी पानी, मिट्टी है और पानी है, ठीक है, किस संयोग से बीज बढ़कर लता होता है, मतलब किसी एक के अभाव में वो विकसित नहीं होगा। मान लीजिए आप सोचिए कि पानी है और बीज है, मिट्टी नहीं है, तो क्या होगा, बीज सड़ जाएगा। अब जो सोचिए आप बीज है, मट्टी मिट्टी है, तो क्या होगा, बीज सूख जाएगा जब पानी नहीं मिलेगा उसे। ठीक है, तो मतलब आचार्य जो जयदेव जी हैं वो स्पष्ट ये कहते हैं कि मूल प्रतिभा है और व्युत्पत्ति अभ्यास सहायक है, और वो एक उदाहरण पेश करते हैं, मिट्टी पानी के सहयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा कि जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा माना है, केवलाम प्रतिभा। ठीक है, दो विद्वान ऐसे थे, भाहे जज में, ठीक है, भा में तो प्रतिभा मानते हैं, हे जज में हेमचंद और जगन्नाथ केवल प्रतिभा मानते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि केवल प्रतिभा जगन्नाथ और हेमचंद माने, और हमारे सामने प्रश्न आ गया, हमें नहीं पता, कम से कम हमें ये तो समझ में आ गया केवल प्रतिभा शब्द है तो या तो जगन्नाथ होंगे या हेमचंद होंगे, तो बस याद कर लीजिए कि जगन्नाथ होंगे। तस्य च कारणम कविता गता केवलाम प्रतिभा, काव्य हेतु किसने बताया, अर्थात कवि में रहने वाली प्रतिभा ही का केवल काव्य का कारण है। ठीक है, मतलब
केवल प्रतिभा ही काव्य का कारण है, जगन्नाथ कह रहे हैं। ठीक है, और श्लोक एक बता रहे हैं, एक उक्ति बता रहे हैं, तस्य च कारणम कविता गता केवलम प्रतिभा। ठीक है, अब देखिए हमको पता है कि शक्ति निपुणता अभ्यास को किसने माना है, शक्ति और निपुणता अभ्यास को किसने माना है, मम्मट ने माना है। ठीक है, हमको नहीं आ रहा है श्लोक नहीं याद है, हमको इतना याद है शक्ति निपुणता अभ्यास काव्य हेतु किसने बताया, तो आचार्य मम्मट ने बताया। अब देखिए कह रहे हैं शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद वेक्षरात काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतु स्तदु भवे। ठीक है, आपको शक्ति निपुणता शब्द दिख गया, आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आप तुरंत सही कर लेंगे कि मम्मट का कथन है, लेकिन ध्यान दीजिए केवल शक्ति शब्द दिखे और शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास जो रुद्रट की पंक्ति है, त्रियतमिदम व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास है, तो यहाँ ध्यान देखना होगा। ठीक है, हमें शक्ति निपुणता अगर दिख रहा है ना, तो तुरंत हम मम्मट की तरफ रुख करेंगे। अब देखिए मम्मट लिख रहे हैं कि शक्ति लोक शास्त्र और काव्य आदि के अवेक्षण द्वारा अर्जित निपुणता अर्थात व्युत्पत्ति और काव्याज्ञों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास ही काव्य हेतु है। क्या कह रहे हैं कि शक्ति लोक शास्त्र और काव्य आदि के अवेक्षण द्वारा अर्जित निपुणता अर्थात व्युत्पत्ति और काव्याज्ञों से प्राप्त शिक्षा के द्वारा अभ्यास ही काव्य हेतु है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं वाग्भट। ठीक है, वाग्भट कह रहे हैं कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्त बोध विधायिनी स्फुरोरंती सक्त वेव बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखी। और ये टीजीटी 21 में प्रश्न बनकर आ गया प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, टीजीटी 21 में प्रश्न आ गया, क्या आया कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्ति बोध विधायिनी स्फुरोरंती सत्य कवेव बुद्धि प्रतिभा सर्वोत्मुखी। ठीक है, वीवा आप ट्रिक याद करेंगे, वीवा वीवा का मतलब क्या है, वीवी मत याद करिएगा, वीवा वीवा मतलब विधायनी वाग्भट, जो आपको विधायनी दिखे आप वाग्भट खोजिए। ठीक है, वीवा अगर वीवी याद कर लेंगे तो विश्वनाथ खोजेंगे और विकल्प में विश्वनाथ भी था। ठीक है, तो आप सतर्क रहिएगा, वीवा याद करना मुझे, विधायनी वाग्भट। ठीक है, विधायनी वाग्भट, विधायनी वाग्भट। अब देखिए अब हम लोग प्रतिभा को पढ़ेंगे, और ये प्रश्न जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में प्रश्न ये आया था। ठीक है, 24 में ये प्रश्न आया था, और मम्मट का इन्हीं से मिलता जुलता कथन है, वो लिखते हैं शक्ति कवित्व बीज रूप है संस्कार विशेष है, और यहाँ भी कविलवस्य बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम है। ठीक है, तो लोग कंफ्यूज होके मम्मट लगा दिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं प्रतिभा के संदर्भ में कि प्रतिभा अथवा शक्ति, ठीक है, इसके लिए शक्ति शब्द का भी प्रयोग करते हैं विद्वान, को सर्वाधिक महत्व दिया गया, प्रतिभा को बहुत महत्व दिया गया। अब देखिए भाई जब चार लोग विद्वान तो केवल प्रतिभा को महत्व दे रहे हैं, कह रहे हैं इसके संदर्भ में आचार्यों के मत निम्नलिखित हैं, और ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहे हैं कविलवस्य बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम वामन। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि कविलवस्य बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम अर्थात प्रतिभा बीज रूप है कविता का, ये कथन किसने कहा, ठीक है, तो वामन ने कहा। मैं कैसे याद किया, मैं ये कविलवस्य व शब्द का ज्यादा प्रयोग था, इसी से मैंने याद कर लिया, क्योंकि मुझे मम्मट और वामन में कंफ्यूजन था, तो मैं इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सोचा कुछ दिमाग लगाऊं, नहीं तो परीक्षा में प्रश्न गलत हो जाएगा और मुंह चोखा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कविलवश्व, ठीक है, यहाँ देखा व तो मैंने वामन सोच लिया कि अच्छा, और जब मुझे शक्ति कवित्व बीज रूपे देखिएगा, क्योंकि मम्मट शक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं और उसमें भी कवित्व बीज रूपे संस्कार विशेष है, दिखेगा कि अर्थात शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है, अगर ये पूछेगा हमसे, और नेट 2021 में ये प्रश्न पूछा था, इस बार भी पूछा था मिलाने को। ठीक है, तो वो मम्मट का होगा, लेकिन मुझे पूछे कविलवस्य बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम प्रतिभा बीज रूप है कविता का, ये कथन किसका है, तो वामन का है। ठीक है, वामन का है। अब देखिए आगे राजशेखर क्या कहते हैं। ठीक है, राजशेखर लिखते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि जो शब्दों के समूह को, अर्थों के समुदाय को, अलंकारों एवं मुक्तियों को तथा अनन्य साधारण रूप में काव्य सामग्री को हृदय के भीतर पहुंचाती हैं, उसे प्रतिभा कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे कहे कि प्रतिभा को परिभाषित करते हुए यह किसने बताया कि जो शब्दों के समूह को, अर्थों के समुदाय को, अलंकारों एवं मुक्तियों को, ठीक है, अनन्य साधारण रूप में काव्य सामग्री को हृदय के भीतर पहुंचाए, उसे प्रतिभा कहते हैं। तो ये राजशेखर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कोई गाने की पंक्ति ले लीजिए, ठीक है, हाँ गाने की कोई पंक्ति ले लीजिए, ठीक है,
तो शब्दों का समूह हो गया, वो अर्थों का समुदाय हो गया, उसमें अलंकार भी होंगे, ठीक है। उक्ति हो गया, को अनन्य साधारण रूप में, ठीक है, वो साधारण रूप में क्या कर दे, काव्य सामग्री को हृदय के भीतर में पहुंचा दे। जैसे कोई भी एक पंक्ति ले लीजिए गाने का, ठीक है, आप उसे सोचिए आप, तो वो शब्दों का एक समूह हुआ, अर्थों का समुदाय हुआ, उसमें अलंकार होगा, और देखिए वो एकदम साधारण रूप में क्या होता है, आपके हृदय के भीतर पहुंच जाता है, तभी तो कहते बहुत मस्त गाना है, ठीक है। तो वही प्रतिभा, ये कौन कह रहा है, राजशेखर कह रहे हैं, ठीक है। वही प्रतिभा, ये कौन कह रहा है, राजशेखर कह रहे हैं। अब देखिए यहाँ से प्रश्न आया था टीजीटी किस में, प्रिय विद्यार्थियों, टीजीटी किस में, ये प्रश्न आया था, क्या आया था कि प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता अर्थ या वर्ण विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा है, यह कथन किसका है, तो भट्टतौत का है, ठीक है। अर्थ या वर्ण विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली प्रज्ञा क्या है, प्रतिभा है, यह कथन किसका है, प्रिय विद्यार्थियों, यह कथन है भट्टतौत का। अब देखिए आगे, ठीक है, आपका तैयार हो गया, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मतलब अर्थात वर्ण, अर्थ या वर्ण विषय को नए नए रूप में प्रकट करने वाली जो प्रज्ञा है, वही प्रतिभा, ये किसने कहा, तो भट्टतौत ने कहा, ठीक है। अब चलिए हम लोग रुक करते हैं अभिनव गुप्त का, ठीक है। अब देखिए ये कह रहे हैं कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, ठीक है, आपको अपूर्व वस्तु शब्द ध्यान रखना है, ठीक है, अपूर्व वस्तु और अभिनव गुप्त, ठीक है। अब देखिए आ से अपूर्व वस्तु, आ से अभिनव गुप्त, आ से आनंद वर्धन भी होते हैं, लेकिन आनंद वर्धन में क्या कहीं वह आ रहा है, ठीक है। वह शब्द देखिए अभिनव गुप्त में बार बार आ रहा है, आनंद वर्धन में भी आ रहा है, लेकिन अब देखिए आपको याद करना पड़ेगा, कुछ तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि अपूर्व वस्तु शब्द दिखे और अभिनव गुप्त विकल्प में दिखे तो हम लोग अभिनव गुप्त लगाएंगे, ठीक है। अपूर्व वस्तु अभिनव गुप्त, अपूर्व वस्तु अभिनव गुप्त, मेरे साथ बोलिए, प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा, अपूर्व वस्तु के लिए निर्माण में क्षमा प्रज्ञा प्रतिभा है, यह किसने कहा, तो अभिनव गुप्त ने कहा। अपूर्व वस्तु अभिनव गुप्त, अपूर्व वस्तु अभिनव गुप्त। अब देखिए अगली जो पंक्ति है प्रतिभा के संदर्भ में, प्राक्त नाद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति है, इसका मतलब क्या है, कह रहे प्राक्त, प्राक्त नाद्यतन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति, ठीक है। अब देखिए अब कवि शक्ति शब्द का प्रयोग है, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था प्रिय विद्यार्थियों कि शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य प्रयोजन किसने माना, रुद्रट और कुंतक ने माना, ठीक है। यहां से देखिए शब्दों को पकड़िए आप, और फिर हम लोगों ने देखा था कि रुद्रट का श्लोक त्रियतमिदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्ति अभ्यास है, ठीक है। अब देखिए हमें कैसे यहाँ ध्यान रखना है, मैंने कैसे याद किया, मैंने ये देखा कि प्राक्त नादतन संस्कार, देखिए इसमें क का शब्दों का बार बार प्रयोग है, परिपाक, ठीक है, काची, कवि शक्ति, कवि, इससे मैंने याद कर लिया कि क का मतलब बार बार मैं पढ़ा, ठीक है, काव्य हेतु मैंने 20 बार पढ़ा है, ठीक है, और मैंने ये क बार बार देखा और मैं ये दिमाग में लगा लिया कि प्राक्त नादकन संस्कार परिपाक प्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कवि शक्ति शब्द का प्रयोग करे तो हम कुंतक बताएंगे, अर्थात पूर्व एवं पूर्व जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति प्रतिभा है, ठीक है। पूर्व एवं वर्तमान जन्म के संस्कारों से मिली कवित्व शक्ति क्या है, मतलब जो पूर्व जन्म हो और वर्तमान जन्म हो, ठीक है, उससे जो आपको क्या है, वर्तमान जन्म के संस्कारों से जो आपको कवित्व शक्ति मिले वही प्रतिभा है। अब देखिए मम्मट का ये तो इतना महत्वपूर्ण है ना कि बस इसको आप नोट कर लीजिएगा कहीं, ठीक है, कहीं नोट कर लीजिएगा, क्या, शक्ति ही कवित्व बीज रूप है संस्कार विशेष है, ठीक है, शक्ति कवित्व बीज रूप है संस्कार विशेष है, ठीक है। इन्हीं से मिलता जुलता वामन का कथन है, लेकिन हम लोग बताया ना कविल वस्तु शब्द हम लोगों ने याद किया है, कविल वस्तु बीजम प्रतिभान कवित्व बीजम, ठीक है, कविल वस्तु व वामन में हम लोगों ने ये निर्धारित कर लिया। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं शक्ति है कवित्व बीज रूप है संस्कार विशेष है, शक्ति अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज रूप विशिष्ट संस्कार है, अर्थात कवित्व के लिए बीज की तरह मूल रूप से उत्तरदायी शक्ति ही है, ठीक है। अगर कवित्व आपको करना है तो जैसे बीज होता है ना, उत्तरदायी मूल रूप से उत्तरदायी शक्ति है, माने प्रतिभा शक्ति ही मूल है कवित्व के लिए, ये बताया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए जगन्नाथ का हम लोगों ने पढ़ा था ना, केवलाम प्रतिभा तस्य च कारणम कविता गता केवलाम प्रतिभा। अब देखिए एक और हम लोग के सामने कथन आ गया, सा माने प्रतिभा काव्य घटनानुकूल शब्दों उपस्थिति, ठीक है, शब्दों उपस्थिति। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, सा माने प्रतिभा काव्यो घटनानुकूल शब्दों परिस्थिति, माने काव्य रचना के लिए अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति या सृजन क्षमता ही प्रतिभा है, माने अच्छे शब्द नहीं चुन रहे हैं ना
तो प्रतिभा नहीं है। जब आप अनुकूल शब्दार्थों की उपस्थिति सृजन क्षमता ही क्या है, प्रतिभा है। अब देखिए आचार्य शुक्ल जी क्या कह रहे हैं। आचार्य शुक्ल प्रिय विद्यार्थियों बता रहे हैं कि प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में व्याख्यायित किया है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ ले कि किस विद्वान ने काव्य हेतु में प्रतिभा को, या ऐसे पूछ ले किस विद्वान ने प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया के रूप में व्याख्यायित किया है, तो आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्धारित किया है। अब देखिए प्रतिभा के भेद है कुछ, ठीक है, प्रतिभा के विभिन्न आचार्यों ने भेद बताए हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लाए रुद्रट, सहजा और उत्पाद्या। ठीक है, और इन्हीं के कॉन्सेप्ट को जो है हेमचंद भी फॉलो करते हैं, और वो बस सहजा तो कॉमन देते हैं, उत्पादा के स्थान पे वे औषधिकी शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग रुद्रट को समझेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद किए, सहजा उत्पादा। इसमें सहजा के बारे में बताया कि पूर्व जन्म के संस्कारों से प्राप्त प्रतिभा है। ठीक है, सहजा पूर्व जन्म में है, और उत्पादा से तात्पर्य इस जन्म में अर्जित प्रतिभा से है। ठीक है, लोकानुभव एवं सत्संग से जो आप प्रतिभा अर्जित कर रहे हैं वही क्या है, वही प्रिय विद्यार्थियों उत्पाद्या है। ठीक है, मतलब पूर्व जन्म के संस्कार से जो आप प्रतिभा, ठीक है, ग्रहण कर रहे हैं वो सहजा है, और अर्जित जो कर रहे हैं आप लोकानुभव सत्संग से वो उत्पाद्या है। अब देखिए राजशेखर, ये भी प्रश्न आ चुका है। ठीक है, राजशेखर ने कार्यत्री और भावेत्री नामक दो प्रतिभा को बताया। कार्यत्री का संबंध कार्यत्री कवि से बता दिया। ठीक है, भावेत्री का संबंध किससे बता दिया, भावेत्री का संबंध सहृदय पाठक से बताया। किससे, सहृदय पाठक से बताया। ठीक है, राजशेखर ने सहजा, आर्या एवं औपदेशिकी प्रतिभा की दृष्टि से कवियों को तीन प्रकार दिए हैं, सारस्वत, आभ्यासिक और औपदेशिक। ठीक है, इन्होंने बुद्धि के तीन भेद माने हैं। ठीक है, बुद्धि के इन्होंने कौन कौन से भेद माने, स्मृति, मति एवं प्रज्ञा। ठीक है, अब देखिए हेमचंद का बहुत महत्वपूर्ण है। हेमचंद ने काव्य प्रतिभा को विभाजित करते हुए बताया सहजा और औषधिकी। सहजा उत्पादक किसने बताया, तो हम लोगों ने देखा कि रुद्रट ने बताया। अब देखिए यह रुद्रट द्वारा किए गए भेद का ही रूप है। सहजा जन्म से संबंधित है, तो औषधिकी का संबंध श्रम आदि से है। ठीक है, अब देखिए व्युत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों का क्या मत है। देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा प्रतिभा, और हम लोगों ने देखा कि प्रतिभा जो है ना सर्वाधिक महत्व विद्वानों ने दिया। इसलिए देखिए हम लोगों ने बहुत ढेर सारा कथन देखा, फिर यह भी देखा कि राजशेखर, रुद्रट, हेमचंद प्रतिभा को बांटने में भी लग गए। अब देखिए व्युत्पत्ति को देखिए क्या कह रहे हैं, विभिन्न काव्यों, शास्त्रों और लोक व्यवहार से प्राप्त किए गए ज्ञान को व्युत्पत्ति कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप लोग व्यवहार से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, शास्त्र से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए देखिए डंडी ने शास्त्र ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है ना। विभिन्न काव्यों से जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वही क्या है, वही व्युत्पत्ति, उसी को व्युत्पत्ति कहते हैं। इसी से इनका अर्थ बहुज्ञता भी लिया जाता है। ठीक है, अब जैसे बहुज्ञता का अर्थ किस लिए है, तो व्युत्पत्ति में। ठीक है, अब देखिए राजशेखर के अनुसार क्या है, राजशेखर लिखते हैं ना उचित अनुचिता विवेको व्युत्पत्ति, माने उचित अनुचित का विवेक ही क्या है, वही व्युत्पत्ति है। ठीक है, मतलब उचित अनुचित का विवेक जो है वही व्युत्पत्ति है। ये किसने बताया, तो राजशेखर ने बताया व्युत्पत्ति के संदर्भ में। अब देखिए हम लोग अभ्यास को देखेंगे, कह रहे हैं कि राजशेखर ने इसे स्पष्टता परिभाषित किया है कि निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। ठीक है, निरंतर आप ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, यही क्या है, अभ्यास है। आचार्य मंगल ने इसे काव्य का मूल हेतु माना है। जिससे आपसे पूछ ले कि किसने अभ्यास को काव्य का मूल हेतु माना है, तो आचार्य मंगल नामक एक विद्वान है। ठीक है, अब देखिए पाश्चात्य, अब हम लोग देखेंगे जो पाश्चात्य काव्य हेतु है। ठीक है, अब देखिए छोटी सी लिस्ट है लेकिन देख लेते हैं। अब देखिए पाश्चात्य काव्य हेतु किसने क्या माना, तो कह रहे हैं कि अरस्तु और होरेस ने अनुकरण माना। ठीक है, अरस्तु और होरेस ने क्या माना, अनुकरण माना। ठीक है, कांट एवं हीगल ने सौंदर्य, प्रेम, आत्म प्रदर्शन और अनुकरण माना। ठीक है, फ्रायड ने अभुक्त काम की प्रेरणा को काव्य हेतु माना। ठीक है, एडलर ने क्या माना, मनुष्य जब व्यवहारिक जीवन में अपने प्रभुत्व को स्थापित नहीं कर पाता है
तो उसके मन में हीन भावना उत्पन्न होती है। इस हीन भावना से मुक्त होने के लिए वह काव्य रचना या अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार काव्य रचना के मूल में हीनता ग्रंथि के निराकरण की प्रवृत्ति कार्य करती है। अतः जो है अहम की स्थापना, आपसे पूछे अहम की स्थापना को काव्य हेतु किसने माना प्रिय विद्यार्थी हो, तो इसका सही उत्तर होगा एडलर ने माना। ठीक है, हीगल कहते हैं कि मानव का जन्मजात सौंदर्य, प्रेम, आत्म प्रदर्शन तथा अनुकरण की प्रवृत्ति साहित्य सृजन की मूल प्रेरणाएं हैं। ठीक है, युंग जीवनो इच्छा को काव्य हेतु मानते हैं। ठीक है, अब देखिए महत्वपूर्ण जो था वो महत्वपूर्ण था जो संस्कृत काव्य शास्त्री आचार्य हैं उनका जो काव्य हेतु है, और प्रतिभा के संदर्भ में जो उनका मत है, और प्रतिभा को जो उन्होंने भेद में बांटा है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको पाश्चात्य काव्य शास्त्र काव्य हेतु इग्नोर भी कर दे रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न आपके वहीं से ढेर सारे बने हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। जय गुरुदेव।